हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। हम बात कर रहे थे वाइल्ड डोमेस्टिकेशन के बारे में और अभी तक इस टॉपिक के अंदर हमने कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस की थ्योरीज जो उन्होंने पॉस्टुलेट करी थी एज अ फॉर्म ऑफ देयर ओपिनियन, जिसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको हमने जाना था। हमने वी गॉर्डन चाइल्डे की थ्योरी को जाना था, जिसको रिजेक्ट करा गया था रॉबर्ट जे ब्रेडवुड जी के द्वारा। और रॉबर्ट जे ब्रेडवुड की थ्योरी को रिजेक्ट करा था लुई आर बिनफोर्ड ने। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बिनफोर्ड की आर्गुमेंट पढ़ रहे थे, उसी आर्गुमेंट को हम आगे लेकर चलते हैं, जहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि बिनफोर्ड जी ने ये बताया था कि दो तरह के डेमोग्राफिक स्ट्रेस यानी कि पॉपुलेशन स्ट्रेस की वजह से इंसान जो हैं उनके साथ क्या हुआ था, एनवायरमेंटल चेंजेस जब हो रहे थे, फूड जो है उसकी कमी पड़ गई थी। अब ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस होने की वजह से जो नेचुरल तौर पर जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स जो ग्रो करते थे उसके अंदर कोई कमी आ गई थी। बात ये थी कि पॉपुलेशन बढ़ गई थी इंसानों की, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने हमें बताया था कि दो तरह के स्ट्रेस हुए थे। एक इंटरनल डेमोग्राफिक स्ट्रेस जब पॉपुलेशन साइज इंक्रीज हो गया था, और दूसरा एक्सटर्नल डेमोग्राफिक स्ट्रेस जब एक एरिया में लोग दूसरे एरिया से आकर रहने लगे थे। अब अगर हम इसको एग्रीकल्चर के ओरिजिन के साथ जोड़ने की कोशिश करें बिनफोर्ड जी की इस आर्गुमेंट को, तो हमें ये पता लगेगा कि बिनफोर्ड जी ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के पीछे ज़्यादातर जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो है एक्सटर्नल डेमोग्राफिक स्ट्रेस का फैक्टर। उन्होंने ये आर्गुमेंट दी थी कि जब प्लीस्टोसीन एरा जब एंड हो रहा था तो क्या हुआ, यहाँ पर थी प्लीस्टोसीन एज के अंदर, इस एरा के अंदर थी आइस एज। आइस एज से इंसान गए होलोसीन एरा की तरफ, यानी कि वार्म एज। समझने वाली बात यह है, अभी तक जो पृथ्वी का मेजर हिस्सा बर्फ की चादरों से ये जो ढका हुआ था पूरी तरीके से, ये बर्फ पिघलना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है कि वाटर जो सोर्स है वो एकदम से इंक्रीज हो गया, ठीक है। वाटर सोर्स कैसे इंक्रीज हो गया, ये जो बर्फ पिघली इसकी वजह से एक डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हमें देखने को मिला कि सी लेवल जो है वो राइज करने लगा। पिघली हुई बर्फ जब हम ग्लेशियर्स वगैरह से, आज भी जैसे हम ज्योग्राफी वगैरह के अंदर पढ़ते हैं, वो पिघलती है तो समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो लोग जो कोस्ट के किनारे रह रहे थे, सी लेवल बढ़ा, वो इलाके डूबने लगे और वहाँ पर फ्लडिंग जैसी जो कंडीशंस थी, जो बाढ़ वाली जो कंडीशंस थी, वो पैदा होने लगी, जिसकी वजह से लोग माइग्रेट कर गए टू लेस पॉपुलेटेड इनलैंड एरियाज। इसकी वजह से जो लोग और फूड का जो एक बैलेंस था, जो इक्विलिब्रियम, जो एक कंडीशंस जो थी कि जितने लोग हैं उतना खाना है, जितना खाना है उतने ही लोग हैं, ये अपसेट हो गया। क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं वो इनलैंड एरियाज यानी कि कोस्टल एरियाज को छोड़कर जो मेनलैंड वाला जो एरिया था अंदरूनी साइड की तरफ, उसकी तरफ वो आके रहने लगे। अब जब पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ गया लोगों के आने से, इमिग्रेशन की बात जैसे कि हमने करी थी प्रीवियस लेक्चर में, तो वो एक तरीके से इंसानों को एक पुश देता है, एक इम्पेटस देता है कि जहाँ पर इंसानों ने नई नई स्ट्रैटेजीज़ के बारे में सोचा कि कैसे फूड सप्लाई जो है वो बढ़ सकती है। अब ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, मतलब ये जो पूरी की पूरी जो प्रॉब्लम है कि इंसानों की आबादी बढ़ने लगी और फूड प्रोडक्शन की, फूड की अवेलेबिलिटी कम होने लगी, ये बेसिकली एक ठोस एविडेंस है, ये ज़्यादा बेटर एविडेंस है, ठीक है। लेकिन ये एविडेंस, मतलब ये थ्योरी अपने आप में ठीक है, लेकिन इसके ऊपर एविडेंस हमें मतलब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्लीस्टोसीन एज के अंदर ऐसा कुछ हुआ था, इसकी पुष्टि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस प्रॉपर तरीके से अभी तक नहीं कर पाए हैं। समझ गए ना कि आर्ग्यूमेंट ये अच्छा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट के पीछे जो एविडेंस है वो सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन एविडेंस सुनना नहीं होता है, एविडेंस का मिलना एक सही चीज़ होती है। कि लोग यहाँ पर माइग्रेट कर गए थे
जो दुनिया के जो सी कोस्टल वाले इलाके हैं पहले वहाँ पर लोग रह रहे थे और फिर वो इनलैंड एरियाज़ की तरफ आ गए प्लीस्टोसीन एज की एंड में, ये एविडेंस जो है वो लैकिंग है। इंटरनल डेमोग्राफिक स्ट्रेस की अगर हम बात करें, जहाँ पर हम पॉपुलेशन प्रेशर की बात कर रहे थे कि कम्युनिटीज़ और ग्रुप्स का साइज बढ़ गया बिकॉज जो लोग थे उन वो नंबर्स में बढ़ गए, यानी कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, ये भी एक वन ऑफ द मेजर अपसेटिंग फैक्टर रहा है जिसकी वजह से लोग और खाने के बीच में जो बैलेंस था वो काफ़ी हद तक वो बिगड़ गया, वो इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन ऐसा कुछ एरियाज़ में हुआ था। लेकिन इन सारी थ्योरीज के बेसिस पर जो बिनफोर्ड जी जो पुट कर रहे हैं, जो अपनी हाइपोथेसिस दे रहे हैं, एक सवाल ये उठता है कि हम उस ज़माने के अंदर प्लीस्टोसीन एज के एंड में और होलोसीन एज की स्टार्टिंग में ओवर पॉपुलेशन की बात ही कैसे कर सकते हैं, फूड क्राइसिस की बात ही कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उस ज़माने के अंदर, उस टाइम पीरियड के अंदर जो ह्यूमन कम्युनिटीज़ जो थी उनका साइज आप कितना भी बोल लो कि वो बढ़ गया था, लेकिन आज जितना थोड़ी ना बढ़ गया था, वो फिर भी काफ़ी हद तक कम थी और रिसोर्सेज जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट मात्रा के अंदर थे। तो ऐसा भी नहीं हो गया था कि पॉपुलेशन साइज एकदम से शूट कर गया था, क्योंकि हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना होता है ऐसी चीज़ों को पॉस्टुलेट करते हुए कि बर्थ रेट और डेथ रेट भी तो एक फैक्टर होता है। जब हम बात करते हैं कि कितने लोग पैदा हो रहे हैं और उसके साथ साथ कितने लोग मर रहे हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन साइज बढ़ गया था, यानी कि हम इशारा कर रहे हैं कि बर्थ रेट इंक्रीज हो गया था। लेकिन हमें ये भी तो पता है कि लोग ज़्यादा आयु तक, ज़्यादा एज तक जीते भी तो नहीं थे, तो डेथ रेट भी काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा ही हुआ था। तो ये थ्योरी भी दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस को कुछ ज़्यादा जस्ती नहीं है। उसके बाद कुछ साल के बाद क्या होता है, जो केंट फ्लेनेरी थे, ये अगेन एक हिस्टोरियन थे, 1969 के अंदर ये एक थ्योरी देते हैं, ये अपनी खुद की एक हाइपोथेसिस देते हैं। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, वाइल्ड डोमेस्टिकेशन के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए आपको हर एक हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट को रिस्पेक्ट करना है और सबको काफ़ी हद तक सही मान के चलना है, लेकिन सबको आपको एक शक भरी निगाह से भी देखना है, क्योंकि क्रिस्टल क्लियर कोई थ्योरी जो है इसके ऊपर नहीं है कि हम डोमेस्टिकेशन के पीछे कोई एक आर्ग्यूमेंट दे सकें। केंट फ्लेनेरी ये बोलते हैं कि जब हम बात करते हैं इस चीज़ की तरफ कि फूड प्रोडक्शन की शुरुआत हुई कैसे, ठीक है, तो उन्होंने अपना जो पूरा स्टडी का, मतलब फूड प्रोडक्शन की शुरुआत होने यानी कि एग्रीकल्चर का आगमन होना, डोमेस्टिकेशन का आगमन होना, हम यहाँ पर एनिमल ब्रीडिंग की, प्लांट की सिलेक्टिव ग्रोइंग की जो हम बात कर रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर अपनी स्टडी का जो पूरा का पूरा जो फोकस था उसी को शिफ्ट कर दिया। इन्होंने फूड प्रोडक्शन की बिगनिंग जो है उसके ऊपर से अपना फोकस हटाते हुए ये नई बात के ऊपर अपना फोकस लेके प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। केंट फ्लेनेरी का ये कहना था कि इसके ऊपर देखो, जब कोई सारे के सारे तर्क है, जब कोई फैक्ट निकल कर आ ही नहीं सकता, जब कोई एविडेंस निकल कर आ ही नहीं सकता है, तो इन्होंने बोला कि हमें प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहिए। इन्होंने बोला कि इंसान धीरे धीरे कर कर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को पहचान रहे थे, जैसा कि वी गॉर्डन चाइल्डी जी ने भी बोला था, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि इंसानों ने ये देखा कि अगर उनको अपने कुदरत में, अपने वातावरण में अच्छे से अडेप्ट करना है अपने आप को, तो प्लांट को और एनिमल की डोमेस्टिकेशन जो है इसमें ज़्यादा एडवांटेज इंसान को दिख रहा था, रेदर देन जानवरों को चरवाते रहना घास वगैरह, जिसकी वजह से जो क्रॉप्स हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं वो ख़त्म हो सकते हैं एक एरिया के, फिर अगेन उनको माइग्रेट करना पड़ेगा और घुमंतु जीवन बिताना पड़ेगा। और अगर इंसान ये सोचेंगे कि चलो कुछ जानवरों को हम चरवा भी नहीं रहे, जानवरों को मार के खा जाते हैं, तो हंटिंग की वजह से भी जो उनके फूड की जो अवेलेबिलिटी होगी, जो जानवरों से डिराइव होती होगी इन द फॉर्म ऑफ मीट या एनिमल फ्लैश, वो भी ख़त्म हो सकती है। तो अगेन उनको फिर नोमैटिक बनना पड़ेगा। तो यहाँ पर केंट फ्लेनेरी दो प्रकार के फूड प्रोक्योरमेंट सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। एक वो कहते हैं कि फूड प्रोक्योरमेंट का इंसानों का जो सिस्टम था, वो एक को बोलते हैं कि इट वर्कड ऑन द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दूसरा वो बोलते हैं इट वर्कड ऑन द पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। क्या मतलब है केंट फ्लेनेरी की इस बात का, नेगेटिव और पॉजिटिव बोलना फूड प्रोक्योरमेंट की स्ट्रैटेजीज को? जब केंट फ्लेनेरी ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं नेगेटिव फीडबैक
फूड प्रिक्योरमेंट सिस्टम, तो वो ये बोलते हैं कि इंसानों ने उस ज़माने के अंदर प्लीस्टोसीन एज की एंड में और होलोसीन एज की स्टार्टिंग में कुदरत के रिसोर्सेज की बैलेंस तरीके से एक्सप्लोटेशन करी, बैलेंस तरीके से उसको यूटिलाइज करा, जहाँ पर इंसानों ने अलग अलग प्रकार के जो फूड रिसोर्सेज थे उनको यूज़ करा एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, और कोई भी जो चेंज था उसको डिस्करेज करा। जो फूड रिसोर्सेज मतलब अवेलेबल होते थे वही इंसान जो है उनको कंज्यूम करते थे, और वही इंसानों ने आगे चलकर ये सोचा इन्हीं को हम सिस्टमेटिक तरीके से ग्रो कर लेते हैं, कोई नई नई चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। ये था नेगेटिव फीडबैक फूड प्रिक्योरमेंट सिस्टम के, इंसान कुछ नया नहीं सोच रहे हैं। फिर एक था पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, इसके अंदर इंसानों ने क्या करा, रिसोर्सेज की प्रोडक्टिविटी जो थी उसको बढ़ोतरी मिली, क्योंकि इंसानों की इंटरफेरेंस कुदरती रूप से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और इंसानों ने मल्टीपल रिसोर्सेज को एक साथ एक्सप्लोर करना शुरू करा। केंट फ्लेनेरी यहाँ पर हमें मेज़ के प्लांट का एक एग्जाम्पल पेश करते हैं अपनी बात को समझाने के लिए कि वॉट डू ही मेंट बाय व्हेन ही यूजेस द टर्म नेगेटिव फीडबैक फूड प्रिक्योरमेंट सिस्टम एंड पॉजिटिव फीडबैक फूड प्रिक्योरमेंट सिस्टम। तो मेज़ क्या होता है? मेज़ होता है भुट्टा, जिसको हम दूसरे वर्ड से भी जानते हैं इंग्लिश में कॉर्न, मक्का, ठीक है। तो जब लोगों ने ट्रांसप्लांट करा मेज़ को, ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है, आप ना पर्टिकुलर एक क्रॉप को थोड़ा सा ग्रो करके उसको एक सैपलिंग बना लेते हो, एक आप उसको पौधा टाइप बना लेते हो, उसके बाद आप उसको उसके नेचुरल एनवायरनमेंट से, जैसे मतलब मान लो कि ये एक जगह है ए और इसके थोड़ी सी दूरी पर एक लैंड अवेलेबल है जो कि है बी, आपने ए में इस क्रॉप को थोड़ा सा एक पौधा बनाया, उसके बाद बी में सिस्टमेटिक तरीके से इसको लगा दिया, उसको हम कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो जब लोगों ने ट्रांसप्लांट करा मेज को फ्रॉम एरियाज विद इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पर वो नेचुरली ग्रो होता था, टू अदर एरियाज, जैसे मतलब मान लो इंसान उसको थोड़ा सा ग्रो होने के बाद उखाड़ कर कहीं ले गए हो, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हुआ क्या, प्लांट्स के अंदर कुछ प्रोसेसेस, प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं प्लांट्स के स्ट्रक्चर के अंदर, हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि प्लांट्स ने इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करा, जहाँ पर कुछ चेंजेस हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिले, ठीक है। और उनमें से जो सीरीज ऑफ चेंजेस, जो नंबर ऑफ चेंजेस जो है, उनमें से एक चेंज ये था कि जो कॉब का जो साइज़ है वो बढ़ गया था, इंक्रीज इन द साइज ऑफ कॉब, और ग्रेन्स के जो नंबर होते थे, यानी कि कितने दाने हैं भुट्टे के अंदर, मक्के के अंदर, वो भी बढ़ गए थे। ये कॉब का साइज बढ़ना क्या है, देखो जो मेज कॉब होता है जिसको हम कॉर्न कॉब भी कहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है मेज कॉब। ये जो ठोस वाली जो जगह होती है ना भुट्टे की, ठोस वाली जगह कौन सी, ये जो बीच का जो भुट्टा होता है यही तो एकदम टाइट होता है कि आप ये किसी के फेंक कर मारो तो सर फट जाए उसका, ये होता है कॉब, जहाँ पर आप इन दानों को पूरा भुट्टे को सिकवाने के बाद खाते हो और उसके बाद ये वाला हिस्सा आप छोड़ देते हो और यहीं पर भुट्टे के दाने लगे रहते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन के बाद हुआ क्या, जैसे कुछ एक एरिया में कोई एक भुट्टा पाया जा रहा है, उसको अलग एरिया में इंसानों ने ग्रो करना स्टार्ट करा, तो यहाँ पर जो कॉब का जो साइज़ था वो भी बढ़ गया। जैसे मान लो कि पहले इतनी सी हाइट का हुआ करता होगा, इसकी हाइट बढ़ गई। दूसरा चेंज हमें क्या देखने को मिला, ये एक प्रकार से डोमेस्टिकेशन ही तो हुई एक मक्के की, जो ग्रेन्स के जो नंबर थे वो भी बढ़ गए। जैसे मतलब मान लो कि दाने पहले गिने चुने थे, अब दानों के नंबर्स भी जो हैं वो हमें उनके अंदर इजाफा देखने को मिला है। ये जो जेनेटिक चेंजेस हुए ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस की वजह से भी हुए, जिसने फूड रिसोर्सेज की या फिर इस तरीके के मेज जैसे प्लांट्स की, क्रॉप्स की जो प्रोडक्टिविटी थी उसको इंक्रीज करा। और जब लोगों ने इस प्रकार की प्रोडक्टिविटी को रिकॉग्नाइज करा, ठीक है, तो लोगों ने फिर ये सोचा यार चलो डोमेस्टिकेशन करते हैं हम मेज़ का, इसको सिलेक्टिव तरीके से ग्रो करते हैं। और ये हाईली न्यूट्रिशियस भी लोगों को लगा, न्यूट्रिशियस इन द सेंस कि लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज ऐसे करा कि यार इसको खाने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। तो ये एक प्रकार की आर्ग्यूमेंट है, हाइपोथेसिस है केंट फ्लेनेरी जी की, ठीक है। ये भी एक तरीके से इनका एक ओपिनियन ही है। हाइपोथेसिस दोस्तों वो चीज़ होती है कि जिसको एक पर्टिकुलर पर्सन के ओपिनियन के तौर पर देखा जाता है। अगर इसको प्रूव कर दिया जाए तो हाइपोथेसिस आगे चलकर थ्योरी बन जाती है, लेकिन हर हाइपोथेसिस थ्योरी बनेगी ही बनेगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर थ्योरी के पीछे एक स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस होती है, ये चीज़ ठीक है, ये बोलना ठीक है कि हर एक थ्योरी
हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद, प्रूव करने के बाद थ्योरी बनती है, तो वो हाइपोथेसिस ठीक होती है, साइंटिफिकली टेस्टेड होती है, उसका एविडेंस होता है। लेकिन हर हाइपोथेसिस, क्योंकि वो एक ओपिनियन होता है, वो टेस्ट होने के बाद थ्योरी बन ही जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये यहाँ पर कैंट फ्लैनरी की ये कोई थ्योरी नहीं है, एक हाइपोथेसिस है, क्योंकि दूसरे हिस्टोरियंस या फिर जो आर्कियोलॉजिस्ट का ग्रुप है वो इसी से एग्री नहीं करते हैं। ये हाइपोथेसिस ये इस बात को एक्सप्लेन करती है कि क्यों लोगों ने एग्रीकल्चर को ज़्यादा एडवांटेजियस देखा रेदर देन फूड गैदरिंग। लेकिन यहाँ पर कैंट फ्लैनरी जी हमें ये नहीं समझा सके कि जो इंसानों ने शुरुआती तौर पर जो डोमेस्टिकेशन करी, फर्स्ट प्लेस पर जो डोमेस्टिकेशन करी, वो कौन कौन से क्रॉप्स की करी, कैसे कैसे करी, और सिर्फ उन्हीं की क्यों करी। रीसेंट स्टडीज़ हमें ये भी बताती हैं, जो कि दुनिया भर के हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट ने जो इन स्टडीज़ को जो हवा दी, उससे हमें ये पता लगता है कि कौन कौन से इन्वायरमेंटल चेंजेस पहले प्लीस्टोसीन एज के एंड में और होलोसीन एज की स्टार्टिंग में हो रहे थे। लेकिन बेसिकली क्या है कि हम इन सारे चेंजेस के बेसिस पर डोमेस्टिकेशन की थ्योरी दे सकें, ये पॉसिबल नहीं है। तो वो चाहे वी गॉर्डन चाइल्डी हो या फिर कैंट फ्लैनरी हो या फिर कोई भी हिस्टोरियन हो, कोई भी एक्सपर्ट हो, हर किसी की एक थ्योरी की एक लिमिटेशन है, हर किसी की हाइपोथेसिस की एक लिमिटेशन है। जब हम बात करते हैं द एक्सटेंशन ऑफ द बिग गेम, ठीक है, जो कि हुआ यूरोप के अंदर, ये एक्सटेंशन ऑफ द बिग गेम पता है क्या है? रिया याद है, हम लोग मास एक्सटेंशंस की बात करते हैं, अभी तक दुनिया में 6 मास एक्सटेंशंस हो रखे हैं, है ना, ये उसकी बात हो रही है ना। तो ये जैसे हम PMFIS के एनवायरनमेंट की बुक के अंदर भी पढ़ा था हमने, और UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था इसके ऊपर, है ना। तो ये जो मास एक्सटेंशन का जो इवेंट हुआ, जो यूरोप में हुआ पहली बार, तो ये कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं था कि जिसके बेसिस पर हम ये बोले कि अर्ली एग्रीकल्चर जो है उसका आगमन होना शुरू हो गया होगा, जैसे वेस्ट एशिया के अंदर हमें एविडेंसेस देखने को मिले। कुछ एनिमल्स के एविडेंसेस ज़रूर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे गैजल्स, वाइल्ड कैटल, वाइल्ड एस जिसको बोला जा रहा है यहाँ पर, ओनेजर्स, डियर और वाइल्ड गोट्स, ये लोगों का मेन सोर्स था मीट का, उनके खाने का, प्लीस्टोसीन एज के अंदर और अर्ली होलोसीन एज के अंदर भी। ठीक है, दुनिया के दूसरे कोनों में एक चीज़ और क्या चल रही थी कि जब ये होलोसीन एज का आगमन होना शुरू हुआ, वार्म एज जस्ट आती ही जा रही थी, तो क्लाइमेट जो है वो थोड़ा सा माइल्डर बन गया था, थोड़ा सा गर्म हो गया था, और वेटर इसलिए हो गया था, जैसे हम कहते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, इतनी भी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू आइस एज, पर्यावरण, वातावरण, हवा, मौसम, सब कुछ ये काफ़ी हद तक बदल चुका था। इन चेंजेस की वजह से हुआ क्या, जो नेचुरल हैबिटेट था वाइल्ड सीरियल्स का, उनका एक्सपेंशन होता है। ठीक है, जो कि एक तरीके से पोटेंशियल पैदा करता है कि लोगों ने फिर डोमेस्टिकेशन जो है कुछ क्रॉप्स, कुछ प्लांट्स की, उसको बेसिकली बढ़ावा दिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एनवायरमेंटल क्राइसिस, जो एनवायरमेंटल चेंज है ना, वो एनवायरमेंटल क्राइसिस ना होकर वो बल्कि एक तरीके से एनवायरमेंटल एमिलियोरेशन था। एमिलियोरेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि कभी भी कोई भी जो चीज़ है जो अपनी वर्ड्स फॉर्म में है, हम उसको बेटर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को यहाँ पर क्राइसिस ना बोलकर एमिलियोरेशन का एक माध्यम बोला जा रहा है कि जो भी चेंजेस हुए वो अच्छे के लिए हुए, वो बुरे के लिए नहीं हुए, उनके विनाशकारी प्रभाव नहीं थे। क्योंकि जब ये बर्फ़ पिघली तो लैंड एक्सपोज हुआ, जैसा कि प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको बताया, सॉइल एक्सपोज हुआ, ग्रासेस वहाँ पर बनी। तो जब वो ग्रासेस बनी, जो क्रॉप्स वहाँ पर आए, ये जो वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हैं, गैजल्स, वाइल्ड कैटल, वाइल्ड एस, डियर, वाइल्ड गोट्स, ये भी पैदा होना शुरू हुए, ये भी कुदरती रूप से दिखना शुरू हुए, ये ग्रास को फीड करते थे। तो इंसानों को एटलीस्ट डोमेस्टिकेशन का कोई एक माध्यम तो मिला, कि अभी तक तो इंसान वरना हंटिंग और गैदरिंग वाली कम्युनिटीज़ के पार्टी बनकर रह जाते। लेकिन इन सभी एविडेंसेस की, इन सभी फैक्ट्स की एक लिमिटेशन यही है कि हम बेसिकली इन सारी डिटेल्स को कंप्लीट तरीके से हमेशा नहीं समझ सकते। ठीक है, एनिमल और प्लांट डोमेस्टिकेशन के पीछे थ्योरीज हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल हैं, लेकिन सारी थ्योरीज बेसिकली क्या है कि इन सब चीज़ों को हमेशा के लिए एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम मतलब हर बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंदर हमें जो हार्ड डेटा, यानी कि जो ठोस तरीके से जो प्रूव है, जो हमें चाहिए होते हैं विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लेनिंग सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स,
वो काफ़ी कम है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि एक सिंगल फैक्टर जो है वो डोमेस्टिकेशन के ओरिजिन को सिर्फ एक फैक्टर, सिर्फ एक थ्योरी, सिर्फ एक हाइपोथेसिस कंप्लीट तरीके से नहीं समझा सकती है, ठीक है। अलग अलग रीजन्स में डोमेस्टिकेशन का फिनोमेना अलग अलग तरीके से वर्क करते हुआ आया है। तो इकोलॉजी के अंदर, इन्वायरमेंट के अंदर जो प्लांट की डोमेस्टिकेशन की बात करें हम, चाहे एनिमल डोमेस्टिकेशन की बात करें, यहाँ पर हमें वैरायटी देखने को मिलती है। एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अलग अलग जो फैक्टर्स थे वो दुनिया के अलग अलग कोनों में अलग अलग तरीके से ऑपरेट हो रहे थे विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिकेशन, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।